तो वेलकम बैक। अभी तक हमने आपको पढ़ाया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो ये तो फेज़ हो गया कि जब तक 1857 की क्रांति नहीं हुई तब तक का। ठीक है, ये 1857 में जो एक क्रांति हुई, देखिए समझना पड़ेगा हमें इतिहास को। और अभी जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उस चीज़ को हमें लिंक करना पड़ेगा कि जिस समय में जो गतिविधियां हो रही है उस गतिविधियां के होने का रीज़न क्या है। ठीक है, जो चीज़ें जिस वक्त हो रही है उस वक्त ही होने का रीज़न क्या है। ठीक है, 1857 में क्या हुआ कि फिर 1858 में जो अधिनियम लाया गया, वो अधिनियम क्या बताता है? वो अधिनियम बताता है कि अब कंपनी को सत्ता से बेदखल कर दिया, कंपनी से सत्ता छीन ली गई, कंपनी को बर्खास्त कर दिया गया और फिर सारा का सारा जो भारत में जो शक्ति था अंग्रेज़ों का, वो इंग्लैंड अपने हाथों में ले लेता है। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने हाथों में ले लेता है। और इसके पीछे का वजह ये था क्योंकि उन्हें डर लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना बड़ा देश भारत हमारे हाथों से फिसल जाए, भारत हमारे हाथों से छूट जाए। इसीलिए ये अधिनियम लाया गया। जब ये अधिनियम लाया गया तो इसका रूपरेखा बिल्कुल बदल गया। ठीक है, हमने देखा था कि 1773 में जो चीज़ें लाई गई थी उसमें ये दिखाया जा रहा था कि आप एक सीमित क्षेत्र में रेगुलेट कर रहे हैं एक कंपनी को ताकि वो कंपनी जो है अपनी सीमा से बाहर न जाए। ठीक है, और फिर उससे इंग्लैंड को लाभ मिलता रहे। दूसरा चीज़, 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट में हम जो देख रहे थे उसमें चीज़ें इस तरह से चल रही थी कि कंपनी का राजनयिक मामला और वाणिज्यिक मामला दोनों को अलग अलग कर दिया ताकि कंपनी के ऊपर निगरानी किया जा सके वाणिज्यिक गतिविधियों को और फिर राजनीतिक मामलों को। ठीक है, दूसरा चीज़ ये कर दिया। हालात जैसे जैसे, लेकिन 1784 से तुलना करें 1773 का तो हालात बदल चुका है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जो है कंपनी का जो है सत्ता में जो है मजबूती जो है बढ़ती चली जा रही है, पावर जो है बढ़ता चला जा रहा है, जिसके वजह से जो अधिनियम जो एक्ट आ रहे हैं इंग्लैंड से अंग्रेज़ों के लिए, कंपनी के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से, ये भी बदल रहा है। हालात बदल रहे हैं, कंडीशन बदल रहा है। 1784 में जो चीज़ें हुई, फिर आगे जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें चीज़ें बदल जाती है। भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल दिया गया क्योंकि अब जो है सत्ता पूरे भारत में छा चुकी है। पूरे भारत में जो है अंग्रेजों की पकड़ जो है जम चुकी है बहुत मजबूती के साथ। तो अब 1833 में क्या हुआ कि भारत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब यहाँ ये भी आप समझ रहे हैं ना, मतलब चीज़ें बदल रही है, समय जब ढल रहा है तो चीज़ें किस तरीके से बदल रही है। फिर हमने देखा 1858 में जो भारत शासन अधिनियम लाया गया, या 1858 में भारत शासन अधिनियम जो लाया गया, इसमें यह बताया जा रहा है कि अब भारत के ऊपर जो शासन होगा डायरेक्ट जो है इंग्लैंड का होगा। कंपनी बर्खास्त कर दिया गया, कंपनी को शासन से जो है बर्खास्त कर दिया गया। तो अब जो शासन आ गया वो सीधा जो है क्वीन ताज के हाथ में आ गया है। ठीक है, तो अब समझिएगा बात, जो 1858 की जो चीज़ें हैं वो ये बताती है कि अब चीज़ें पूरी तरीके से बदल चुकी, अब कंट्रोल इंग्लैंड के हाथ में। अब वहाँ से जो चीज़ें बदल रही है उसका देखिए क्या जो है चीज़ें सामने आती है। तो ये तो हो गया 1858 की, हमने विशेषताएं भी पढ़ ली, क्या क्या इसमें चीज़ें थी। ठीक है, और फिर मैंने कहा था कि आगे जो डेवलपमेंट हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो आगे डेवलप हुआ 1861, 1892 और 1909, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे भारतीयों का जो है भागीदारी ब्रिटिश कैबिनेट में धीरे 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 सेंट्रल लेवल पर भी, केंद्रीय स्तर पर भी और प्रेसिडेंसी के स्तर पर भी, यानी कि राज्य को प्रेसिडेंसी कहा जाता था उस टाइम, तो प्रेसिडेंसी के स्तर पर भी भारतीयों की भागीदारी जो है धीरे धीरे स्टार्ट होने लगती है। ठीक है, तो देखिए, तो 1861 में जो लाया गया था भारत परिषद, देखिए नाम से भी चीजें समझ सकते हैं, भारत परिषद।
भारत परिषद अधिनियम, यानी कि एक जो परिषद है, भारत परिषद यानी कि परिषद, काउंसिल का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और काउंसिल के निर्माण में भारतीयों को इसमें जो है जगह दिया जाएगा, भारतीयों को इसमें जो है स्थान दी जाएगी। समझ रहे बात? काउंसिल आप समझिए कि जैसे गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल का एक काउंसिल पहले बना था 1833 में, हमने भी देखा था, जो अलग अलग राज्य से आए हुए थे 4 प्रतिनिधि, ठीक है, और 2 को मनोनीत करता बंगाल का गवर्नर जनरल, और उससे वो काउंसिल बन रहा था, ठीक है। तो वो जो सिस्टम था, अब धीरे धीरे भारत के लोग, भारत के राजनेता, भारत के क्रांतिकारी, भारत के लोग जब अवेयर हुए, जब उन्होंने देखा कि हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, अंग्रेज से हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, जब यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियों में जब भारतीय लोग हिस्सा लेने लगे, तब हालात बदलता है, समय बदलता है, ठीक है। तो इस बदलते समय में जो भारतीयों ने जब ये क्वेश्चन खड़ा किया था कि हमें भी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए, भारतीयों का भी जो है काउंसिल में, भारत के ऊपर आप हुकूमत कर रहे हैं और भारतीयों को उसमें जगह ही नहीं देते, जबकि इंग्लैंड में आपके यहाँ क्या होता है, वोट के द्वारा जो है प्रतिनिधि चुन के आते हैं। तो जो शासन आप इंग्लैंड में चलाते हैं वही शासन आप भारत में क्यों नहीं चलाते? भारतीयों का, राजनेताओं का, यहाँ के जो जो ज्ञानी लोग थे, उन लोगों का ये क्वेश्चन था। और जिसके दबाव में अंग्रेजों को इससे ऐसे ऐसे कानून वक्तन फ़क्तन लाने पड़े, जिसमें कि भारतीय लोगों को प्रतिनिधि दी गई, लेकिन प्रतिनिधि भी एक बहुत सोच समझ के दिया गया, जिससे भारतीय जो है अंग्रेज के कानून निर्माण में और उसके फ़ायदे में कोई दखल अंदाजी न कर सके। तो 1861 में जो किया गया, एक परिषद बनाया गया, जिस परिषद में भारतीयों को शामिल करना स्टार्ट किया गया। देखिए क्या क्या इसके फीचर है। 1861 जो भारत परिषद अधिनियम लाया गया, इसके फीचर देखिएगा। इसके फीचर में यह हुआ कि वायसराय के काउंसिल में 3 भारतीयों को शामिल किया गया, ठीक है। 1862 में वायसराय जो काउंसिल था, जिससे वायसराय जो है शासन प्रणाली को चला रहा था, उस वायसराय के काउंसिल में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। और वो 3 भारतीय जो थे, बनारस के राजा थे, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा। ये दूसरा हो गया। और फिर सर दिनकर राव, ये 3 आदमी हैं जिनको काउंसिल में जगह दिया गया, जो भारतीय है। लेकिन ये तीनों भी एक तरह से देखा जाए ब्रिटिश हित में ही कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, जो जमीन से इनको कोई मतलब नहीं है। जमीन पर, धरातल पर चीज़ें क्या चल रही है, लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, लोगों की क्या ज़रूरत है, लोगों को क्या चाहिए, ये उनसे अवेयर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसी हिसाब से अंग्रेजों ने अपनी काउंसिल में जो 3 लोगों को जगह दिया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव, ये तीनों व्यक्ति समझिए राजा महाराजा है, एलीट क्लास के ही लोग हैं, जो गरीब से और जमीन से इनको कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक काम ये किया कि, लेकिन हाँ, नाम निहात का जो है भारतीयों का काउंसिल में शामिल कर दिया। नाम निहात के भारतीयों को काउंसिल में जो है, वायसराय के काउंसिल में 3 भारतीयों को शामिल कर दिया कहने के तौर पे, ठीक है। दूसरा चीज ये किया कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण कर दिया। हमने देखा था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था कि मद्रास का और बम्बई का जो गवर्नर की जो विधायी शक्तियां थी, वो बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है। अब उस चीज़ को जब ये किया जाता, अब वो चीज़ बदल दिया 1861 में, वो चीज़ को फिर से वैसे ही कर दिया। वहाँ के गवर्नर को विधायी शक्तियाँ जो है फिर से दे दी गई, ठीक है। वहाँ के गवर्नर को विधायी शक्तियाँ फिर से दे दी गई, और वहाँ के शक्तियों को उन्हीं के लिए छोड़ दिया कि आप अपनी प्रेसिडेंसी में विधायी शक्तियों को कीजिए, आप अपना विधि बनाइए और फिर हमको बताइए, फिर उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ।
फिर उसके बाद इसमें किया गया कि 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंचा और इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 में प्रांतों को संपूर्ण स्वायत्तता भी मिली। यानी कि इसी तरीके से आज भी देखते हैं दो सरकारें हमारे यहाँ चलती है, एक केंद्र का होता है, एक राज्य का होता है। तो उसका ये पहल है, केंद्र की सरकार जो पूरे भारत में के लिए विधि बना सकती है और उसको लागू कर सकती है, और एक राज्य का सरकार होता है जो सिर्फ और सिर्फ राज्य के लिए विधि बना सकती है और उसको लागू कर सकती है। और इस शर्त में भी अगर केंद्र के कानून से राज्य का कानून टकरा जाएगा तो राज्य का कानून निरस्त हो जाएगा और केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। तो ये चीज़ें जो स्टार्टिंग हुई, देखिए इसका बुनियाद जो पड़ रहा है वो 1861 से पड़ रहा है। और ये चीज़ें अंग्रेज जो है अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ये भारतीयों के दबाव के वजह से ही ये चीज़ें जो है सामने आ रही है। भारतीय लोगों के दबाव की वजह से ये लगातार जो अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, उस दबाव के बिना पर ही ये चीज़ें हो रही है। ठीक है, अब देखिए बंगाल में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और पंजाब में 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ। देखिए राज्य स्तर पर जो शासन होता है उसकी प्रणाली देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। देखिए दूसरा नंबर पे हमने देखा कि 1773 में जो मामला किया गया था, जो गवर्नर के हाथ में पावर दे दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल को, फिर से उसको वैसे ही छोड़ दिया। 1773 के कंडीशन को बहाल कर दिया। 1773 से पहले जो कंडीशन था, गवर्नर के पास जो पावर था उसको फिर से वैसे ही दे दिया कि आप विधि बनाने की शक्ति आपको फिर से दे दिया गया। विकेंद्रीकरण का यहाँ पर स्टार्ट हुआ, राज्य को उस गवर्नर के हवाले कर दिया गया वहाँ की विधि बनाने का, प्रशासन देखने का। देखिए तीसरा चीज क्या किया यहाँ पे 1862 में, उसी का देखिए लिंक है, उसी से आप लिंक कर दीजिए। 1862 में, 1866 में, 1897 में। देखिए 1862 में बंगाल में विकेंद्रीकरण हुआ, विधान परिषद बनाया गया। ठीक है, फिर 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और पंजाब में फिर 1897 में, पंजाब में फिर 1897 में बनाया गया। ये विधान परिषद बनाया गया जिससे कि आज फुल तौर पे जो हम स्टेट में जो शासन देखते हैं उसकी शुरुआत देख सकते हैं 1862 में हुई थी बंगाल में, 1866 में हुई थी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, और 1897 में हुई थी पंजाब में। ठीक है, एक चीज़, तीसरा चीज़ ये समझ लीजिए, इसका फीचर है 1861 के अधिनियम का। चौथा इसमें यह हुआ कि वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की। वायसराय को कार्यपालक में, यानी कि जो काउंसिल है, वायसराय को काउंसिल जो है, काउंसिल में सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास है? वायसराय के ही पास है। विधि और चीज़ें बनाने की शक्ति वायसराय ही के पास है। और ये तीन लोग जो जोड़े गए थे काउंसिल में, ये तीनों गैर सरकारी सदस्य है। ये सरकारी सदस्य नहीं है, ये गैर सरकारी सदस्य है। ये गैर सरकारी, देखिएगा सवाल पूछेगा कि ये सरकारी सदस्य थे, नहीं, गैर सरकारी सदस्य के तौर पे जो है वायसराय के काउंसिल में जोड़े गए थे। लेकिन जो पावर, जो अंततः जो पावर जिसके पास रहा वो वायसराय के ही पास था। ठीक है, तो इसने कैनिंग के द्वारा 1859 में प्रारंभ में की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। यानी कि कैनिंग के पास, वायसराय के ही पास जो है सारे निर्णय लेने का, अंतिम निर्णय लेने का पावर इन्हीं के पास था। ठीक है, काउंसिल तो था नाम निहात का। ठीक है, पांचवा इसमें फीचर देखिए, चौथा समझ में, वायसराय के पास जो है अंतिम पावर वायसराय के पास है, अंतिम, ठीक है, अंतिम शक्ति वायसराय ही के पास है। अब देखिए पांचवा फीचर इसमें क्या किया गया, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने का भी कानून दे दिया। जैसे अभी अध्यादेश जारी करने का, जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल सकता है, विधान पर जब लोकसभा का और राज्यसभा का सेशन नहीं चल सकता है, तो शासन प्रणाली को चलाने के लिए सरकार क्या करती है, अध्यादेश जारी कर देती है 6 महीना तक के लिए जो वैलिड रहता है। फिर 6 महीना पूरा हो गया, फिर 6 महीना के लिए उसको रिन्यूअल कर दिया जाता है। तो फिर 6 महीना का अध्यादेश जारी होता है। जब सरकार जो है पार्लियामेंट का सेशन नहीं करने में सक्षम होती है, जब हालात ऐसा नहीं होता है कि बैठ करके पार्लियामेंट का सेशन चलाया जा सके, तब यह अध्यादेश जारी किया जाता है। लेकिन इसका मिसयूज करते हैं नेता, इसका मिसयूज करते हैं। जब अपनी मनमर्जी वाली कानून बनानी होती है और उसको लागू करना होता है, तो पार्लियामेंट का सेशन छोड़ करके वो अध्यादेश जारी कर देते हैं और फिर जो है उसको लागू कर देते हैं। तो ये चीज़ें आज भी चलती हैं।
ठीक है, जो अंग्रेज चलाता था जो चीज़ें, अंग्रेज के ज़माने में जो वायसराय जो चीज़ें चलाता था, काउंसिल को बुला करके विधि बनाने का क्या प्रक्रिया चलाए, वो क्या उसको कार्यपालिक शक्ति उसको दे, बल्कि जब ऐसी कंडीशन होती थी, जब ऐसा कोई मतलब उसको लगता था कि काउंसिल को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अध्यादेश, खुद ही विधि बना देता था और खुद ही उसको जारी कर देता था। तो ये जो है अध्यादेश जारी करने का भी शक्ति इसी के पास था, यानी कि फाइनल ओवरऑल अथॉरिटी इसी के पास है, वायसराय के पास है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे 1892 का अधिनियम। ठीक है, 1892 का अधिनियम। देखिए, अब इसका फीचर पढ़े हम, इसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई, 1892 के अधिनियम में क्या क्या चीज़ें डाली गई। तो देखिए, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। मतलब देखिए, फिर हमारे भारतीय लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि आप ज़्यादातर तो आप ही का पक्ष रहता है, हमारा पक्ष रहता कहाँ है इसमें, तो हमारा मत जो है रहता कम है, हमारे सदस्यों को और नामांकित कीजिए इसमें, और हमारे सदस्यों को लाइए इसमें। तो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी 1892 में। अब क्या किया, देखिए, अब हमारे ही पक्ष, देखिए यहाँ तक जो चीज़ें चली है 1857 से पहले, ये फुल तौर पर अंग्रेजों के ही हालात को जो है वर्चस्वता को स्थापित करने तक रहा। लेकिन 1858 के बाद देखिएगा कि अब जो है सेकेंड इनिंग चल रहा है, ये फर्स्ट इनिंग था। देखिएगा, हम आपको ऐसे दिमाग में ये बातें आपको डाल दें कि कैसे अंग्रेज अपनी वर्चस्वता को, पारामाउंटेंसी को कैसे यहाँ पे स्थापित करता है और कब तक स्थापित करता है। ये 1858 में सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा, समझ रहे बात। ये 1858 में 19वीं शताब्दी में ये सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद अब जो है रुख हमारी तरफ होने लगा, भारतीयों की तरफ होने लगा, भारत की तरफ जो है हालात जो है भारतीयों का जो है सुधरने लगा, हालात हमारी तरफ आने लगा। देखिए, और उसका जो है एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भले ही गैर सरकारी सदस्यों को जोड़ा जा रहा है, बनारस के राजा को जो जोड़ा गया, पटियाला के महाराजा यशवंतराव राव को काउंसिल में लाया गया गैर सरकारी सदस्य के तौर पर, लेकिन इसकी पहल तो हुई, स्टार्टिंग तो हुआ, भारतीयों का नामांकन वायसराय के काउंसिल में स्टार्ट तो हुआ। ये जानने का मौका तो मिला कि आखिर काउंसिल में जो है वायसराय क्या गुल खिलाता है। ये पता तो चल रहा है कि किस तरह के कानून, किस तरह के विधि बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, प्रशासन प्रणाली चलता कैसे है, कैनिन के दिमाग में, खोपड़ी में क्या चल रहा है। आखिर ये करीब से जानने का तो मौका मिला, ये समझने का तो मौका मिला अंग्रेज कैसे काम करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है स्टार्ट हुई, हमारी तरफ जो है हालात जो है बदलना स्टार्ट हुआ 19वीं शताब्दी के बाद से। फिर हमने देखा ज़्यादा समय नहीं लगा कि हम 1947 में आज़ाद हो गए, समझ रहे बात। चीज़ें अब हमारी तरफ टर्न हो रही है। आप देखिएगा, दो फेज में बांट दीजिए। एक फेज तब था कि जब अंग्रेज की वर्चस्वता जो है पूरी पीक पर आ गई, पूरे ऊंचाई पे आ गई, आसमान तक छू गई, भारत में हर लेवल पर जो है अंग्रेजों का शासन बहुत जो है मजबूत हो गया। फिर उसके बाद ढलना स्टार्ट हुआ और इसकी शुरुआत 1861 में इसकी नींव पड़ गई थी भारत परिषद अधिनियम से। फिर उसके बाद देखिए आगे और कंडीशन हमारे पक्ष में आया 1892 में, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या प्रांतों में भी और केंद्र में भी जो है गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। तो इसमें फीचर ये था, पहला, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, बढ़ा दी गई। ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। हालांकि बहुमत इन्हीं के पास है, अंग्रेजों के ही पास है। वायसराय तो जानवे करते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो अध्यादेश भी जारी कर देगा। तो एक चीज ये हुआ। दूसरा चीज ये हुआ कि विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने का, कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। यानी कि जो गैर सरकारी सदस्य है ये बजट पे बहस कर सकते थे, यानी कि जो खर्चा पूरे साल का जो बजट जो लाया जाता था सरकार के द्वारा, उस पर गैर सरकारी सदस्य को कोई क्वेश्चन करने का पावर पहले नहीं था। लेकिन 1892 में क्वेश्चन करने का पावर मिला कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये खर्चा कहाँ हुआ, ये खर्चा क्यों हुआ, ये खर्चा कैसे हुआ। तो ये चीज़ें बजट पर जो है, और फिर उत्तर देने का जो है उसको ये अधिकृत किया कि आपको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर बजट पर चर्चा करने का जो है प्रावधान किया गया। गैर सरकारी सदस्य भी बजट पर बहस कर सकते थे। ये मामला जो है ये छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है कि यहाँ पर एक लगातार जो है हमारे
जो है राजनीति में भागीदारी भारतीयों का जो है बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तीसरा चीज़, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त, मतलब कौन कौन और ऐसे लोग हैं जिनके सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती थी। तो ये लोग कौन कौन थे देखिएगा। प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को देखिए वायसराय कर सकता था अपने काउंसिल में, किसकी सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्य जो है नामांकित किया जा सकता था। वायसराय के कहने पर वायसराय जिसको चाहे वो अपने परिषद में चुन ले, वो केंद्र के स्तर पर, पूरे भारत के स्तर पर, ठीक है। फिर उसके बाद अब बात करेंगे प्रांतों का। तो प्रांतों की अगर हम बात करें तो प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर कर सकता है। प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर अपने काउंसिल में गैर सरकारी सदस्यों का गवर्नर जो है ये कर सकता था। गवर्नर अपने गैर सरकारी सदस्यों का चयन कर सकता था प्रांतीय स्तर पर, ठीक है। अब देखिए गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार, अब देखिए तो अब इसमें देखिए कौन कौन के लोगों के मत से जो है नियुक्ति की जा सकती है। नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर, इन लोगों के सिफारिश पर जो है गैर सरकारी सदस्यों का जो है चयन किया जा सकता है। गैर सरकारी सदस्य जो आते थे वायसराय भी कर सकता है, गवर्नर कर सकता है, और जो नाम यहाँ पर दिया जा रहा है नगर पालिका, जिला परिषद, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी कि ये बड़े बड़े लोग हैं, रईस लोग हैं, एलिट क्लास के लोग हैं, इनके सिफारिश पर जो है गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती थी, जो कि बिल्कुल अंग्रेजों के हित में ही काम करने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी भारतीय ही थे। तो एक तरह से हमारा ही पक्ष जो है इसमें आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1892 में ये डेवलपमेंट जो है हमारे राजनीति तौर पर जो है हमारी भागीदारी इस तरीके से सुनिश्चित होना स्टार्ट हुआ। फिर देखिए आगे चीजें और बदल जाती है। 1909 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, इस अधिनियम में क्या हुआ, इसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम को कहा जाता है पहली बात है कि इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है। देखिए तो उस समय जो थे मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। देखिए जो मार्ले है उस समय जो था ये भारत का राज्य सचिव था, यानी कि जो सचिव का जो सिस्टम जो 1858 के भारत शासन अधिनियम से स्टार्ट हुआ था। मार्ले जो था ये भारत सचिव था, ठीक है। मार्ले भारत सचिव था, ठीक है। ये जो मिंटो था ये वायसराय था। मार्ले जो था ये भारत सचिव था और मिंटो जो था ये वायसराय था, जिसके वजह से दोनों के नाम को जोड़कर इस अधिनियम को नाम रख दिया 1919 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। देखिए एक तरह से ये सुधार अधिनियम है, लेकिन अपने ही हित को साधने की कोशिश की जाएगी अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन फायदा हमारा होगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। मार्ले मिंटो ये भारत सचिव थे, मार्ले भारत सचिव थे, मिंटो वायसराय थे उस टाइम 1909 में जो अधिनियम लाया गया। अब देखिए इसके फीचर क्या थे, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इसमें हमें क्या मिला, ठीक है। तो इसमें क्या किया कि केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या जो पहले 16 थी इसको करके 60 कर दिया। मतलब देखिए अभी जो परिषद 6 से स्टार्ट हुआ था वो 16 तक पहुंचा। गैर सरकारी सदस्यों के अलावा इसमें जो लोग शामिल हो रहे थे, काउंसिल में पहले 6 लोग थे, फिर 16 हो गए। फिर 16 से जो है देखिएगा पूछा जाएगा कि 1909 के अधिनियम में केंद्रीय काउंसिल में कितने लोग थे, तो 16 थे, लेकिन इसको बढ़ाया गया, 60 कर दिया गया, ठीक है। इसकी संख्या बढ़ा दी गई, 16 से 60 हो गई, ठीक है। प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या एक समान नहीं थी, मतलब जनसंख्या के हिसाब से वहाँ पे जो है संख्या थी, मतलब अलग अलग प्रांत में केंद्रीय विधान परिषद में जो परिषद में जो संख्या थी मेंबर की वो अलग अलग थी, ठीक है। तो मतलब इसमें संख्या बढ़ाई गई, ये याद रखिएगा। फीचर्स पहला, इसमें 16 से 60 कर दिया गया, परिषद में मेंबर की संख्या 16 से 60 कर दिया।
केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी। मतलब केंद्र, अब देखिए ये तो हो गया, ये तो हो गया केंद्र। दूसरा, केंद्र स्तर पर क्या किया, जो सरकारी बहुमत था ये ज्यादा था, यानी कि सरकारी सदस्य ज्यादा थे संख्या में, कोई डिसीजन लिया जाता तो सरकारी बहुमत का ही वर्चस्व होता। लेकिन प्रांतीय में क्या किया कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, मतलब प्रेसिडेंसी में प्रांत में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इसमें बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट देख सकते हैं, यानी कि मानते हैं केंद्र के स्तर पर जो है सरकारी बहुमत का ही, सरकारी मेंबर का ही बहुमत था, लेकिन प्रांतीय स्तर पर गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो है बढ़ाई गई, यानी कि ये बहुमत में थे, यानी कि डिसीजन प्रांत में जो है हमारे लोग जो भारतीय थे वो जो है ले सकते थे, कुछ कुछ मामलों में, हर मामले में नहीं। ठीक है, तो इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अब चाहे देखिए, हमारे पास जो है सीमित हमारे पास पावर हुआ करता था, लेकिन हमारा पावर देखिए अभी थोड़ा सा जो है इंक्रीज हो रहा है कि हमें विधान परिषद में जो है गैर सरकारी सदस्यों को चर्चा करने का अनुपूरक प्रश्न, जैसे कि अनुपूरक प्रश्न क्या हुआ, जैसे कि आपने मुझसे एक प्रश्न किया, मैंने आपको उत्तर दिया, तब क्या हुआ, मतलब मैंने उत्तर दे दिया, अब बैठ जाओ। लेकिन आप मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए, आपको एक और मेरे ही उत्तर से एक और प्रश्न आपके दिमाग में पैदा हो गया, फिर आप मुझे प्रश्न कर सके, ये पहले अनुमति नहीं थी, लेकिन ये अनुमति अब मिल रही है। ठीक है, कि फिर वो मेरे उत्तर से फिर एक प्रश्न निकाल सकते हैं और फिर हमको फिर उत्तर देना पड़ेगा, ये अनुपूरक प्रश्न होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है प्राप्त हो गई, ये चीजें अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो है प्रावधान जो है, अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो है इसमें जो है मिल गया, अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो है प्रावधान मिल गया। चौथा देखिए क्या मिला इसमें, चौथा इसमें मिला, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का भी प्रावधान किया गया, मतलब को एसोसिएशन भी अब बना सकता है। मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नर के परिषदों के साथ, कार्य परिषद के साथ एक एसोसिएशन बनाने का जो है प्रावधान किया गया, मतलब एसोसिएशन बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। ठीक है, और उसको जो है सरकारी स्तर पर जो है उनको जो है उनको सरकार उनको मोहर लगाएगी, मतलब एसोसिएशन जो बनाया जाएगा वो सरकारी तौर पर जो है एसोसिएशन बनाया जा सकता है। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखिएगा, ये पहले ऐसे सदस्य थे जिनको वायसराय के काउंसिल में विधि सदस्य बनाया गया था। चौथा देखिएगा, ये ऐड हुआ, बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट है, हमारे टाइप का पहला नेता समझ लीजिएगा कि वायसराय काउंसिल में पहुंच रहा है। वायसराय के काउंसिल में जो पहले जो नेता था, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा सरदिनकर राव, ये धरातल से बिल्कुल अवगत नहीं थे, लेकिन पहली बार हमारे टाइप का देखिए, हमने कहा था ना कि यहाँ पर एक पहल हुई है, और ये पहल देखिए आगे कितना बड़ा अचीवमेंट के तौर में सामने आया कि हमारा टाइप का सदस्य जो है वायसराय के काउंसिल में पहुंच गया। और वो कौन था, आप देख सकते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, हमारा एक सदस्य आ गया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, हमारा सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के काउंसिल में इनको जो है मिला। ठीक है, पांचवा इसमें सिस्टम ये लाया, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर, देखिए अब निर्वाचन जो प्रेसिडेंसियों में जो किया जा रहा था, यानी कि मत देने का यहाँ पर जो आधार जो पहले था, जैसे जमींदार को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, और फिर विधान परिषद के जिला परिषद के लोग के द्वारा जो है वो गैर सरकारी सदस्यों का चुनने का प्रावधान किया गया था। लेकिन अब इसमें क्या किया गया कि मुसलमानों को मुस्लिम प्रतिनिधि चुनने का, यानी कि पहली बार सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन करने का जो है स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट किया था। ये चीज़ जो है बहुत आगे चल करके हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हुआ और हमारे विभाजन का भी एक वजह बना। समझ सकते बात, यानी कि मुसलमानों को और बाकियों को बांटने का प्रयास किया, सभी धर्म और जात के लोगों को यहाँ पे बांटने का प्रयास किया गया, यानी कि मुसलमान प्रतिनिधि को मुसलमान ही व्यक्ति वोट दे सकता है, ये प्रतिनिधि वाला जो, और उस खास तौर पे जो चुनने का जो प्रावधान किया गया था, ये यहीं से स्टार्ट हुआ। मार्ले मिंटो सुधार, जिसको गांधी जी कहते थे कि ये सुधार नहीं, ये बर्बादी की स्टार्ट यहाँ पे की गई थी 1909 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का,
सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन स्टार्ट किया गया किस किस